2013 तक मैं सीएमडी बन गया था, मगर अभी भी ट्रेडिंग में मैं अच्छा नहीं कर पा रहा था। उन्होंने देखा था मेरी हिस्ट्री कि मैंने लॉस किया मार्केट में, तो वो मुझे देना नहीं चाहती थी, मगर फिर मैंने थोड़ा ज़िद किया और लिया उनसे पैसे, तो 1 लाख रुपए मैंने वापस से लिए उनसे और ट्रेडिंग स्टार्ट किया। फिर भी ट्रेड करते-करते 6 महीने हो गया, 9 महीने हो गए, मगर मैं प्रॉफ़िट नहीं कर पा रहा था। अगर आप पूरा का पूरा अपना 80-90% कैपिटल गँवा दोगे, तो आपको वापस से कोई पैसा देने नहीं आएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोवित मंजानी और मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूँ। ये कहानी स्टार्ट होती है 1984 से, जहाँ पे कानपुर में हम लोग रहते थे। मेरे फादर का एक बिज़नेस हुआ करता था गवर्नमेंट सप्लाई का। उन्होंने वो टाइम में उनको एक ब्रेन ट्यूमर का अटैक आया था, तो वो बीमार हुए थे और उसके बाद उन्होंने काफ़ी कर्ज़ा लिया हुआ था मार्केट से। तो वो करीब 3 साढ़े 3 लाख का कर्ज़ा था, तो वहाँ पे हम लोग काफ़ी पुअर सिचुएशन में आ गए थे। और उसके बाद फिर उससे बाहर आने के लिए मेरी मदर ने अपनी ज्वेलरी बेची। आप समझ सकते हैं कि एक छोटा-सा 9 साल का बच्चा जिसकी साइकिल बेच दी जाती है ₹200 में। देखिए, वहाँ से फिर हम लोग धीरे-धीरे रिकवर हुए। 1994 में करीब-करीब हम लोग कानपुर से मुंबई आ गए और मैंने अपना एक जॉब स्टार्ट किया ग्रेजुएशन के साथ में, जो एक शेयर ब्रोकर के एक तरह से एक कंपनी थी, सबसिक्योर इन्वेस्टमेंट्स। ओके, जहाँ पे हम लोग एक खार में एक क्लब है खार जिमखाना, वहाँ पे कुछ 100 लोगों ने एक अपना ग्रुप बनाया था, जहाँ पे वो लोग आपस में एक वो टाइम में ऑड लॉट्स हुआ करते थे। तो आप वो टाइम में आप अपने शेयर जो है पूरे के पूरे ऐसे बेच नहीं सकते थे, एक-एक शेयर करके बेच नहीं सकते थे। आपको लॉट्स हुआ करते थे, 10 शेयर का लॉट होता था या 100 शेयर का लॉट हुआ करता था, तो आपको वो बना करके बेचना पड़ता था। और जिनके पास छोटे-छोटे शेयर होते थे, जैसे कोई बोनस आ गया छोटा-सा, तो वो उनके पास रह जाते थे। तो हम लोग का काम ये था कि हम वो शेयर्स इकट्ठा करते थे, उसका लॉट बनाते थे और उसको सस्ते में खरीदते थे और फिर मार्केट में बेच देते थे। तो ये हमारा काम हुआ करता था। फिर 97 में जैसे मेरा ग्रेजुएशन खत्म हुआ, तो मेरे पास पैसे नहीं थे इतने कि मैं सीए कर सकूँ, मेरे दोस्त सीए कर रहे थे, एमबीए कर रहे थे। तो मैं हम हमको वो समय एक अपॉर्च्युनिटी आई, दुबई में एक अकाउंट्स का जॉब मिल रहा था, तो मैंने वो अकाउंट्स का जॉब लिया और दुबई चला गया। फिर मार्केट से मेरा लिंक टूट गया। फिर 2001 में मेरे फादर को पैरालिसिस का अटैक आया, तो मैंने वापस आने का फ़ैसला किया और वही सेम कंपनी में मुझे ट्रांसफ़र मिल गया हाफ़ सैलरी में। फिर उसके बाद मैंने सैलरी का वही काम चालू किया अकाउंट्स का। 2007 में फिर मेरे को एक इंटरेस्ट आया स्टॉक मार्केट में, क्योंकि मैं पहले किया हुआ था, तो मैंने फिर स्टॉक मार्केट में एंटर करने का फ़ैसला किया। स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉफ़िट हुआ और उसके बाद फिर 2008 का क्रैश आ गया। 2008 के क्रैश में आई लॉस्ट ऑलमोस्ट मैंने करीब-करीब साढ़े 3 लाख रुपए लगा दिए थे उस पूरे फॉल में। और वो साढ़े 3 लाख रुपए बच गए थे, कुछ 1 लाख रुपए के आस-पास बच गया था। तो समझिए 70% मेरा इरोड हो गया उसमें। फिर सोचता रहा मैं कि कैसे करूँ? क्योंकि मैं अकाउंटेंट था, मैं बैलेंस शीट्स वगैरह देखा करता था कंपनीज़ की। तो ये समझ में आने लगा कि ये बैलेंस शीट्स के हिसाब से तो कुछ हो नहीं रहा है। मार्केट बैलेंस शीट अच्छे थे, फिर भी मार्केट गिर रहा था। तो फिर किसी ने बताया कि टेक्निकल एनालिसिस करके कुछ होता है। तो मैंने एक जो है वो 2 दिन का कोर्स किया टेक्निकल एनालिसिस का बीएससी इंस्टीट्यूट में, ओके? जो संजय वैद्य जी करके लेते थे वो टाइम में, उसमें मैंने बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस सीखा। पैटर्न्स है, मूविंग एवरेजेस है, इंडिकेटर है, वो सब सीखा। उसमें मेरे को अच्छा लगा वो, मगर उसके बाद फिर मेरे को ये भी समझ में आया कि इतने से नहीं होएगा। अगर मुझे स्टॉक मार्केट में, जिसमें मैं ऑलरेडी 4-5 साल से था, मुझे अच्छा करना है, तो मुझे और डीप जाना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि चलो इसमें जो सबसे बड़ा कुछ कर सकते हैं वो ढूँढते हैं। तो वो टाइम में बीएससी की बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर में एक ऑफ़िस हुआ करता था एटीएमए का, वहाँ पे मैं गया और मैंने उनसे पूछा कि भाई मुझे टेक्निकल एनालिसिस में सबसे अच्छा कोर्स जो है वो करना है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप सीएमटी करके एक है, चार्टर्ड मार्केट टेक्नीशियन, आप वो कर लीजिए। तो मैंने पता किया कि उसको सिखाने वाले कौन है, तो 2 लोग कुछ सिखाते थे, एक कुछ 18,000 लेता था और एक जो थे वो कुछ 3 लाख रुपए चार्ज करते थे। तो मैंने बोला ये 3 लाख कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तो ये 18,000 वाले से मैं गया। मैंने उनको बोला कि भाई मेरे को सीखना है, मगर मेरे को पक्का नहीं है कि मैं एग्ज़ाम दूँगा कि नहीं दूँगा, कि मैंने 15 साल तक कोई स्टडी नहीं की थी। ग्रेजुएशन के बाद सीधा 2012 की बात है ये, तो मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं था बिल्कुल भी अपने ऊपर और ये 37 इयर्स की एज हो चुकी थी मेरी वो टाइम तक। तो आई वाज़ नॉट वेरी श्योर।
तो मैंने बोला कि मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो उन्होंने बोला ठीक है आप ₹5000 भर दो, ठीक है? आप देखो कैसे होता है फिर आप आगे कर लेना। तो मैंने पहले 5000 से स्टार्ट किया, फिर उसके बाद मुझे अच्छा लगा तो मैंने बाकी का भी पैसा भर दिया और मैंने फिर उसके बाद बोला कि चलो ठीक है एक बार एग्ज़ाम दे के देखते हैं, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा फेल हो जाएँगे। तो एग्ज़ाम दिया लकीली हम लोग 5 लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, उस 5 में से सिर्फ़ 3 लोग पास हुए, उनमें से मैं एक था। तो उससे मुझे फिर कॉन्फिडेंस आ गया, फिर लेवल 2 के लिए मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। मेरी पढ़ाई कैसे होती थी कि मेरा ऑफ़िस होता था वडाला में और मैं खार में रहता था, तो 45 मिनट्स की जर्नी थी। तो मैं बुक लेकर के जाता था, बस में बैठ कर के 45 मिनट्स आना और 45 मिनट्स जाना, उसमें मेरी पढ़ाई होती थी क्योंकि बाकी के टाइम में फैमिली थी फादर को पैरालिसिस था, 17 ईयर्स से वो पैरालिसिस में थे और बच्चे थे, फैमिली थी, तो फिर घर में इतना टाइम मिलता नहीं था और हमारा ऑफ़िस भी सैटरडे को भी हाल्फ डे हुआ करता था। तो अगर वैसा नहीं करता था तो मेरा सिलेबस खत्म नहीं होता था। तो मैं उसपे किया तीनों लेवल्स एक-एक करके मेरे क्लियर हो गए फर्स्ट अटेम्प्ट में। फिर उसके बाद मेरे को काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया, 2013 तक मैं सीएमटी बन गया था, मगर अभी भी ट्रेडिंग में मैं अच्छा नहीं कर पा रहा था। कैश मार्केट में मैं फिर भी अच्छा था, मैं प्रॉफ़िट कर लेता था, बट जैसे मैंने फ्यूचर स्टार्ट किया तो उसमें वापस से नुकसान किया। मैंने वो टाइम में अपनी मदर से मतलब जो पैसे बचे थे, उनमें से मदर से वापस से पैसे लिए क्योंकि मेरी मदर ही मेरा पूरा अकाउंट सँभालती थी। वो मुझे उन्होंने देखा था मेरी हिस्ट्री कि मैंने लॉस किया है मार्केट में, तो वो मुझे देना नहीं चाहती थी, मगर फिर मैंने थोड़ा ज़िद किया और लिया उनसे पैसे, तो 1 लाख रुपए मैंने वापस से लिए उनसे और ट्रेडिंग स्टार्ट किया। वो 1 लाख रुपए से फिर मैं करीब-करीब 2 लाख रुपए तक बनाया 1-2 साल में, मगर फिर फ्यूचर में जैसे ही डाला मैंने, तो वो वापस से मेरा वो 2 लाख रुपए 80,000 रुपए हो गया। तो फिर मैंने बोला कि अब क्या करूँ? तो फिर वो टाइम में ऑप्शंस था, तो 80,000 में तो आप एक फ्यूचर का लॉट भी नहीं खरीद सकते हो। तो फिर ऑप्शंस में मैंने स्टार्ट किया। ऑप्शंस में स्टार्ट किया, ऑप्शंस बाइंग करता था तो स्टार्टिंग में वहाँ पे भी मेरे को लक मिला। बट उसके बाद फिर क्या हुआ वापस से वो धीरे-धीरे लॉस होने लगा और वो 80,000 ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया। तो वो पूरा 1 डेढ़ लाख रुपए जो था, वो पूरा ज़ीरो हो गया। फिर मैं सोचा कि ये मैं अभी तक अकाउंट्स का जॉब चालू ही था मेरा। तो मैंने सोचा कि भाई ये अकाउंट्स के जॉब के साथ दोनों चीज़ें में मैं जस्टिस नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं ये जॉब छोड़ देता हूँ। तो मैंने वो टाइम तक ग्रेजुएटी मेरा हो गया था, 5 साल हो गए थे, प्रोविडेंट फंड में थोड़ा पैसा हो गया था और मैं क्या करता था कि ₹1 लाख रुपए का सेविंग करना होता था ईएलएसएस में, जो टैक्स सेविंग के लिए, तो वो म्यूचुअल फंड में किया करता था। तो उसमें भी मेरा कुछ एक 10 लाख रुपए का लमसम रेडी हो गया था। तो मैंने वो मोमेंट में डिसाइड किया कि मैं अभी जॉब छोड़ कर के ये ट्रेडिंग फुल टाइम करता हूँ। और वही टाइम में मुझे एक पता चला कि 2015 में एक विपस्सना नाम का एक कुछ मेडिटेशन होता है और मैंने सुना हुआ था कि भाई स्टॉक मार्केट में अगर आपको ट्रेडिंग करना है, इमोशन पे थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए, तो आप मेडिटेशन वगैरह करोगे तो अच्छा है। तो मैंने वो कोर्स जॉइन किया, एक 10 दिन का कोर्स और वहाँ से मुझे बहुत अच्छा फ़ील आया। फिर मैंने वापस से ट्रेनिंग स्टार्ट किया फुल टाइम। मेरा एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे अपने ऑफ़िस में जगह दी, उनका नाम विवेक गडोडिया, वो भी जो स्टॉक्स में पहले आ चुके हैं। तो मैं उनका बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने अपने ऑफ़िस में मुझे फ्री में बैठने को दिया और मैं वहाँ से करता था। मगर फिर भी ट्रेड करते-करते 6 महीने हो गया, 9 महीने हो गए, मगर मैं प्रॉफ़िट नहीं कर पा रहा था। मेरा लॉस नहीं हो रहा था क्योंकि मैं स्टॉप लॉसेस रखता था और एक एक लिमिट तक से ज़्यादा नहीं ट्रेड करता था, बट स्टिल प्रॉफ़िट नहीं हो रहा था। तो विवेक से मेरा बात हुआ, विवेक ने बोला कि वो क्योंकि सिस्टमैटिक ट्रेडर था, उसे बोला कि भाई तू देख सिस्टमैटिक अगर कुछ कर सकता है तो ट्राई कर। तो मैंने वो टाइम में पता किया तो एक बैंगलोर में कोर्स हुआ करता था कोडिंग सिखाने का और वहाँ पे जाकर के मैंने वो कोर्स किया और फिर वापस आकर के मैंने डिसाइड किया कि भाई अभी पैसा तो वैसे ही बन नहीं रहा है। तो जब तक मैं एक सिस्टम नहीं बना लेता तब तक मैं कोई भी ट्रेड नहीं लूँगा क्योंकि अगर मैं ट्रेडिंग के साथ-साथ ये करूँगा तो दोनों के साथ फिर जस्टिस नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने ट्रेडिंग 6 महीने के लिए टोटली छोड़ दी और मैं अपना सिस्टम बनाने में लग गया। तो 6 महीने तक मैं ट्रेडिंग में कोडिंग करते रहा, कुछ मिस्टेक्स की 1-2 सिस्टम बनाए वो नहीं चले, वो उसमें रिटर्न तो था मगर रिस्क बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो मैंने उनको फिर डंप कर दिया, वापस से दूसरा सिस्टम बनाया। 6 महीने के बाद एक लॉन्ग ओनली सिस्टम मेरा बना, लॉन्ग ओनली मतलब कि आप सिर्फ बाय करोगे, सेल नहीं करोगे उसमें। ये सिस्टम मैंने विवेक को दिखाया, विवेक ने को अच्छा लगा ये, तो उन्होंने बोला कि ठीक है चलो ये सिस्टम को हम लोग डिप्लॉय करते हैं। तो उनके कुछ क्लाइंट्स थे, उसके लिए हम लोगों ने वो सिस्टम डिप्लॉय किया। मगर फिर मुझे लगा कि यार ये तो लॉन्ग ओनली सिस्टम है, अगर मार्केट क्रैश हो गया, जैसे 2008 में हुआ था, तो मेरा क्या होगा? मैं तो फुल टाइम ट्रेडर हूँ। तो मैंने ये डिसाइड किया कि चलो एक काम करते हैं इसका उल्टा रूल्स करते हैं। जो रूल्स थे लॉन्ग साइड पे
उसी के रिवर्स रूल्स मैंने शॉर्ट साइड पे लगाए और मेरा लक अच्छा था कि वो चल रहे थे। वो उसने अच्छा रिजल्ट दिखाया। तो एक लॉन्ग शॉट सिस्टम भी तैयार हो गया मेरा। फिर हमने ये सिस्टम मेरे अकाउंट में स्टार्ट किया रन करना 2017 जनवरी से और क्लाइंट के अकाउंट में भी हमने स्टार्ट किया। वहाँ से मेरा थोड़ा लक स्टार्ट हुआ और वो सिस्टम ने काफ़ी अच्छा किया। 2017 का जो बुल मार्केट था, उसमें इस सिस्टम ने 100 से ज़्यादा रिटर्न दिया, 100% से ज़्यादा रिटर्न दिया और वहाँ से मेरा जो ब्रेकआउट जो मैं स्टैग्नेंट हो गया था, उसमें अच्छा नहीं कर पा रहा था, यहाँ से मेरा ब्रेकआउट स्टार्ट हुआ। फिर 2018-19 में मैंने और काम किया थोड़ा और मैंने पोज़ीशन साइज़िंग में बहुत काम किया। पिरामिडिंग कैसे करते हैं, अगर आपका एक विनिंग स्ट्रैटेजी है और आप अगर एक ट्रेड में अच्छा कमा रहे हो, तो आप कैसे उसको और ऐड करोगे अपनी पोजीशंस को क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा अगर आपको करना है तो अगर एक विनिंग पोजीशन बड़ी मुश्किल से मिलती है। हमारा जो ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम जो हम लोग रन करते हैं, उनमें विन रेट बहुत कम होता है, 40% से नीचे का रहता है। तो जब आपका 40% ही विन रेट और 60% आपका लूज़िंग है, तो जब आपको विनिंग ट्रेड मिलता है तो आपको उसको एम्प्लीफाई करना है, उसको और बड़ा से जितना बड़ा कर सकते हो उतना करना है। तो हमने कैसे अपने पोजीशंस को और बढ़ाएँ ताकि अगर वो विनिंग है, तो वो बहुत बड़ा विनर बन जाए और अगर वो लूज़र है, तो वैसे भी वो 1 या 2 एडिशंस में वो निकल जाएगा, उसका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, वो आउट हो जाएगा मार्केट से, ठीक है? तो और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 2017 से जो अभी तक का 7 साल का सफ़र हुआ है, उसमें मैंने ऑलमोस्ट बहुत छोटे कैपिटल से आज मेरा पोर्टफ़ोलियो करोड़ से ऊपर का है, ठीक है? तो ये अगर आप देखेंगे तो ये जर्नी जो आपको जो दिखती है 2 साल 5 साल की, ओके, एक्चुअली मैं स्टार्ट किया था 2007 से अगर मैं फर्स्ट इनिंग को नहीं भी गिनूँ, ठीक है? तो 2007 से लेकर के 2017 मुझे 10 साल लग गया प्रॉफिटेबल होने में। तो जैसे मार्केट में लोगों को लगता है कि भाई आज से आप डीमैट अकाउंट खोलोगे और कल से आप ट्रेडिंग चालू कर दोगे, आप फ़ोन कॉल करोगे या पंच करोगे ऑर्डर तो आपको प्रॉफिट होने लगेगा, तो वैसा होता नहीं है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा-सा बिगिनर्स लक साथ दे भी दे, मगर अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, अगर आपका डाइवर्सिफ़िकेशन वगैरह अगर आप नहीं करते हो, तो ये बहुत मुश्किल होता है। अगर आप सारा पैसा 1 या 2 या 5 ट्रेड में लगा दोगे और वो 5 ट्रेड अगर नहीं चले, तो आपका काफ़ी बड़ा हिस्सा कैपिटल का निकल जाएगा। तो ये सब बहुत सीखने की ज़रूरत है। तो जो 3-4 लेसन्स मैंने लाइफ़ में सीखे, वो ये थे कि पहले आपको नॉलेज एक्वायर करना है, जो जो मैंने सीएमटी करके किया, ठीक है? उसमें आप हमने सीखा कि भाई टेक्निकल एनालिसिस कैसे यूज़ करना है, इंडिकेटर्स कैसे यूज़ करना है, मूविंग एवरेजेस जो पैटर्न्स है वो कैसे यूज़ करना है। उसके बाद फिर उसमें रिस्क मैनेजमेंट सीखा, पोजीशन साइज़िंग सीखा। उसके बाद फिर हमको अपने इमोशंस में कैसे कंट्रोल करना है। तो वो इमोशंस का कंट्रोल मुझे मिला विपस्सना से। मैं अब तक 10 कोर्स कर चुका हूँ विपस्सना के और अभी भी हर 6 महीने 1 साल में मैं जाते रहता हूँ। ओके। और फिर आपको ये समझना होगा कि ये लॉन्ग टर्म जर्नी है। अगर हम बहुत लेवरेज ज़्यादा लेंगे, हमारे रिटर्न्स तो ज़्यादा बढ़ जाएँगे, पर हमारा रिस्क भी बढ़ रहा है। तो हमको मार्केट से आउट नहीं होना है। अगर आप ज़्यादा रिस्क लेके, ज़्यादा लेवरेज लेकर के अगर आप पूरा का पूरा अपना 80-90% कैपिटल गँवा दोगे, तो आपको वापस से कोई पैसा देने नहीं आएगा। जैसे मैंने बताया मेरे फादर एक टाइम में बैंकरप्ट हो गए थे, तो उनको किसी ने हेल्प नहीं की थी। उनको अपनी वाइफ़ की ज्वेलरी बेचनी पड़ी थी वापस आने के लिए। तो वापस से आना बहुत मुश्किल है। तो आप वो सिचुएशन में कभी अपने आप को मत डालो कि आपका पूरा पैसा चले जाए। आपके पास हमेशा ये रहना चाहिए मोटिव कि मेरे को 30 साल के लिए मार्केट में सस्टेन करना है, 50 साल तक मार्केट में सस्टेन करना है, वो माइंडसेट से करो। मैं लेवरेज आज लेता ही नहीं हूँ। मैं सिर्फ़ कैश मार्केट में और फ्यूचर्स में ही काम करता हूँ। फ्यूचर में फुल रिस्क मैनेजमेंट के साथ और सिस्टम के साथ ही काम करता हूँ। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है जानना। ये लाइफ़ में अगर आपको करना है अच्छा तो आप लेवरेज पे कंट्रोल बहुत ज़रूरी है करना, ठीक है? और ज़्यादा रिस्क मत लो, डाइवर्सिफ़ाई रखो पोर्टफ़ोलियो को। बहुत लोग बोलते हैं कि डाइवर्सिफ़िकेशन नहीं करना चाहिए, कॉन्सन्ट्रेटेड पोर्टफ़ोलियो होना चाहिए। वो अच्छा है अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हो और ऐसी कंपनीज़ को सिलेक्ट कर सकते हो जो काफ़ी अच्छी हैं। पर उसमें भी आपको थोड़ा डाइवर्सिफ़िकेशन तो रखना ही पड़ेगा। 10 एक कंपनी में तो आपको फिर भी इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है? तो थोड़ा डाइवर्सिफ़िकेशन ज़रूरी है। क्योंकि आपको नहीं मालूम कि कल कौन-सी कंपनी अच्छा करेगी, कौन-सी कंपनी गिर जाएगी। और ये जो 7 साल है 2017 से लेकर के 23 तक का ये 7 इयर्स में मेरा पर्सनल अकाउंट में सीएजीआर 35% से ज़्यादा का रहा है। तो ये थी मेरी जर्नी जैसे कानपुर से लेकर के मैं आज सक्सेसफुल ट्रेडर बना। आई होप इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यहाँ तक देखने के लिए। थैंक यू। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं
और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।